जय हिंद साथियों हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स में चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका था वो यांत्रिकी का जो चैप्टर था वो साथियों टोटल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, जितना भी सवाल था उस चैप्टर को कंप्लीट कर दी थे। ठीक है, आज है नेक्स्ट चैप्टर साथियों। चैप्टर का नाम है ध्वनि। ठीक है, इसमें भी करीब से करीब साथियों 100 सवाल रहेंगे और एग्जाम में इससे 2 सवाल 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, शुरू से अंत तक। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि ध्वनि से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया है वो किस प्रकार का सवाल को पूछा गया है साथियों। ठीक है, देखते हैं क्या सवाल है। तो साथियों क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है ध्वनि का। ठीक है, तो सवाल है साथियों, पहला सवाल क्या बोला गया है कि ध्वनि और प्रकाश तरंग जो होती है वह किस प्रकार की होती है। ध्वनि और प्रकाश का जो तरंग होता है वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है साथियों कि वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आंसर बोलूँगा। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका ध्वनि और प्रकाश का जो तरंग होता है वह होता है वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य होता है और अनुप्रस्थ होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट है सवाल में बोला है निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, कौन सा कथन है। ठीक है, तो इसमें जो कथन है साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, जो क्या है सत्य है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। देखिए नेक्स्ट है कि अश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। साथियों ये सवाल जो है पूछते ही रहता है कि अश्रव ध्वनि तरंगों का जो आवृत्ति होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो उसका आवृत्ति साथियों 20 हर्ट्ज से कम होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं साथियों। इस चैप्टर में जितना सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और अभी तक आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, किशन ग्लोबल स्टडीज से ही चलता है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रासरव तरंगे में ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। जिनकी आवृत्ति कितनी होती है साथियों, इसकी आवृत्ति जो होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होता है 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे नेक्स्ट है कि प्रसरव तरंग मनुष्य द्वारा क्या होता है। प्रसरव तरंग मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर साथियों करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, नहीं सुना जा सकता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि प्रासरव तरंगों की सबसे पहली किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था साथियों, तो उत्पन्न किया था गाल्टन ने। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने खोज किया था, गाल्टन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है। किस परिघटना का प्रयोग करता है साथियों, तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग में लाया जाता है साथियों, तो अल्ट्रासोनिक तरंग। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व साथियों किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है आवृत्ति पर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, और साथियों बता दें इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, हर एक एग्जाम के लिए पावरफुल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट सवाल है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की जो सफाई किया जाता है साथियों, उसमें जो उपयोग किया जाता है किसका किया जाता है, तो प्रासरव तरंग किया जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है। किसी ध्वनि का श्रव्य सीमा जो होता है वो कितना होता है साथियों, तो सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल
चाल u के बीच का संबंध है। तो किसका संबंध है साथियों, यह संबंध बताना है। तो संबंध है मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, u बराबर लेमडा बाय v। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, किस कारण से नहीं पड़ता है साथियों, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण नहीं सुनाई पड़ता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, तो किस कारण से वो उड़ सकती है साथियों, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए भी वह उड़ सकता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो साथियों सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। यह सही है परंतु आर गलत है, मतलब एक सही है आर गलत है, मतलब आर जो बोल रहा है वह गलत है। तो ए एवं आर दोनों सही है, नहीं ये गलत है, ए सिर्फ सही है। ठीक है, ए सिर्फ सही है साथियों मेरा, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर में यहाँ दिया गया कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ सकता है। ए नंबर ये जो है मेरा ए सही है, आर मेरा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा साथियों, तो ध्वनि का चाल साथियों हो जाएगा बी नंबर 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्न द्रवों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा जो करती है वो किस में करती है, तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है साथियों। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, किस कारण से सुनाई देता है साथियों, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साथियों डी नंबर, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से बादलों की गर्जन सुनाई देता है। इसके कारण, किसके कारण साथियों, कि प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सवाल है वायु में ध्वनि का वेग लगभग जो होता है कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग साथियों होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है साथियों, तो ठोस में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों से क्या होता है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों से क्या होता है साथियों, तो भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है साथियों, तो एल्युमिनियम में होता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं बताया गया। ठीक है, तो सही कथन नहीं है साथियों, सी नंबर हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग, नेक्स्ट है साथियों कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है साथियों तापमान के घटने से घटता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, किस कारण से साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं साथियों किस कारण से उड़ते हैं, तो ध्वनि की चाल से अधिक है इसलिए वह उड़ते हैं। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग अनुपात को कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक संख्या कहते हैं। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मैक्स अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो किस में प्रयोग किया जाता है, वायुयान में किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण माप
मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो किससे मापा जाता है साथियों? तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट। आगे नेक्स्ट है, साधारण बातचीत के ध्वनि का जो तीव्रता होती है वो कितना होता है? साधारण तो उसका होता है 30 से 40 डीबी मतलब डेसिबल। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है साथियों? वह कहलाता है तारत्व। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? किस कारण से होती है साथियों? तो तारत्व के कारण होती है। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज़ होती है तीक्ष्ण होती है, किस कारण से होता है साथियों? वह होता है तारत्व के कारण। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की जो आवाज़ होती है लोकप्रिय होती है, बहुत ही प्रिय होती है। ठीक है, किस कारण से होता है? तो वह भी होता है, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चे की आवाज़ तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण से बहुत ही अच्छा सुनाई पड़ता है, प्रिय सुनाई पड़ता है। तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की जो आवाज़ होती है साथियों वह होती है आवृत्ति की अधिक। क्या होती है? आवृत्ति अधिक होती है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण होगा। क्या कारण अंतर होगा साथियों? उसका अंतर होगा केवल ध्वनि गुणता। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? वायु द्वारा ध्वनि तरंगों में उत्पादित कौन नहीं होता है साथियों? तो ए नंबर हो जाएगा ध्रुवन। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है, कितना ऊपर हो सकता है जो व्यक्ति नहीं सुन सकता है साथियों? तो 95 डेसिबल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे अधिक ध्वनि जो प्रदूषण होता है साथियों वह होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने पर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर वह रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना का उदाहरण है। तो किस घटना का उदाहरण साथियों? यह है मेरा डॉपलर का प्रभाव का नियम का घटना का प्रभाव है। ठीक है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है जिसके कारण वह नहीं सुन सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? दोनों में घटित नहीं होता है साथियों, तो ध्रुवन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्वनि की तीव्रता। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है साथियों? तो ए नंबर होगा ध्वनि का परावर्तन। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो दूरी होता है साथियों कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत पर रडार प्रणाली आधारित है साथियों? तो वह सिद्धांत है मेरा रेडियो तरंगों का परावर्तन। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल क्या होना चाहिए? समय अंतराल साथियों सी नंबर 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श की किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढक रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है साथियों? इसका उद्देश्य होता है
ध्वनि का अवशेषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक पहुंचता रहता है? कितने समय तक पहुंचता है? ठीक है साथियों, तो कितने समय तक पहुंचता है? 1/10 सेकेंड के बाद ही ध्वनि मानव के कानों तक पहुंचता है। ठीक है, 1/10 सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं साथियों? तो सी नंबर होगा, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए साथियों? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर, 56 फीट की दूरी पर ध्वनि सुनने के लिए खड़ा रहना चाहिए। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो है साथियों, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है परावर्तन के सिद्धांत पर, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। क्या कारण उत्पन्न होती है साथियों? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, परावर्तन के कारण, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में जो लाया जाता है, क्या लाया जाता है साथियों? तो नाव चालकों द्वारा लाया जाता है सोनार अधिकांश प्रयोगों में, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। किस संबंध का प्रतिपादन किया जाता है साथियों? तो वह संबंध जो है मेरा है, संबंध का नाम है साथियों सेबियन। कौन है? सेबियन। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। गुंज हॉल का जो अनुरणन काल होता है, क्या होता है साथियों? तो न्यू मतलब 0 सेकेंड होता है। क्या होता है? 0 सेकेंड, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। किस कारण से निर्देश दिया जा सकता है कि कदम से कदम ना चलने का? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रमों सुनते हैं। यह संभव है। यह संभव किस कारण से है साथियों? तो ए नंबर हो जाएगा, अनुनाद के कारण यह संभव है। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता है तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते हैं। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होता है साथियों? तो यह गुण जो है मेरा सी नंबर हो जाएगा, अनुनाद का कारण है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। यह कारण किसका है साथियों? तो यह कारण है मेरा अनुनाद का। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सवाल है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का जो समस्वरण स्टेशन उदाहरण है साथियों क्या है? तो मेरा आंसर बी हो जाएगा, अनुनाद है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठा श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। क्या कारण है साथियों? ध्वनि सुनाई नहीं देता है, कारण है व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, समुद्र के स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देता है। यह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्भर करता है साथियों? तो यह जो गुण है मेरा साथियों किसका है? यह गुण मेरा हो जाएगा व्यक्तिकरण का। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर कमरे के बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु इनकी आवाज़
सुन लेते हैं, इसका कारण क्या है साथियों? तो इसका कारण है व्यक्तिकरण। क्या है? व्यक्तिकरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, सॉरी, इसका कारण हो जाएगा व्यक्तिकरण नहीं होगा साथियों, डी नंबर आंसर होगा विवर्तन। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे साथियों? इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉपलर का प्रभाव कहेंगे। जो ध्वनि उतार चढ़ाव होता है, क्या होता है? डॉपलर का प्रभाव। तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर जो प्रभाव संबंधित है वो किससे है साथियों? तो ए नंबर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है साथियों? उस घटना को हम क्या बोलेंगे? उस घटना को डॉपलर का प्रभाव बोलेंगे साथियों। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आर्द्र आयु में ध्वनि का वेग शुष्क आयु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र आयु की जो ध्वनि होती है साथियों वह होती है, क्या होती है कि शुष्क आयु की तुलना में घनत्व कम होता है, जिसके कारण आर्द्र आयु क्या होता है कि शुष्क आयु की तुलना में अधिक होता है। किसका? आर्द्र आयु का। ठीक है, तो मेरा आंसर जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं। देखिए सवाल कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही ध्वनि का वेग है? ध्वनि का वेग जो सही है साथियों वह है डी। ठोसों में अधिक होता है ध्वनि का वेग, गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, देखिए ध्यान से, सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कथन जो सही नहीं है साथियों मेरा बी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का श्रव्य तरंगें कहलाती है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, किसमें किया जाता है? रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगें। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? किस में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है साथियों? ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है लकड़ी में। किसमें होता है? लकड़ी में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान का चाल कितनी है? वायुयान का चाल साथियों डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिक होती है? ध्वनि की गति अधिक जो होती है साथियों वो किसमें होती है? तो लोहा में होती है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रासव ध्वनि का उपयोग। तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगें शून्य संचारण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंगें है साथियों जो शून्य संचारण नहीं कर सकती है? इसका आंसर क्या है साथियों? इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट सी नंबर हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो शून्य तरंगें संचारण नहीं कर सकती है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि VAW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात के ध्वनि का वेग है, तो इसमें कौन सा क्रम जो है इसमें सही होगा? ठीक है, क्रम जो है साथियों मेरा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? किस माध्यम में नहीं चल सकता है साथियों? उस माध्यम का नाम बताना है। ठीक है, तो निर्वात में ध्वनि का माध्यम नहीं चल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? उस उपकरण को क्या कहेंगे साथियों? तो उस उपकरण का नाम है सोनार। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राश्रव्य तरंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो प्राश्रव्य तरंग साथियों बी हो जाएगा, उच्चतर आवृत्ति की होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि एकॉस्टिक विज्ञान है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या चीज़ है साथियों? तो एकॉस्टिक विज्ञान को बोला जाता है, ध्वनि से संबंधित को बोला जाता है एकॉस्टिक विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि
स्तर जो है वो कितना होना चाहिए मनुष्यों के लिए? तो मनुष्यों के लिए साथियों होना चाहिए 60 डेसिबल, डीबी। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या बोलेंगे साथियों? तो उस उपकरण को बोलेंगे सोनार। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? तो मेरा आंसर इसका करेक्ट होएगा सी नंबर, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित नहीं है? कौन सा गुण प्रभावित नहीं है ये बताना है साथियों, ठीक है। तो गुण जो है वो प्रभावित नहीं है साथियों, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि क्या कहलाता है? वह ध्वनि कहलाता है साथियों आवृत्ति। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? ध्वनि के बारे में सही नहीं है साथियों, सी नंबर हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगें है, यह गलत है, ठीक है, सही नहीं है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? तो डी हो जाएगा, ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती है, यह गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आशुद्ध जल में ध्वनि का जो अनुमानित गति कितनी होगी? ध्वनि का अनुमानित गति जो होगा साथियों वह होगा डी नंबर 1498 मीटर पर सेकेंड। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि की जो आवृत्ति, आयाम, तरंग और तीव्रता क्या होगा? तीनों चारों में से ऑप्शन में साथियों करेक्ट आंसर ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पुनरावृत्ति परिवर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? साथियों इस घटना को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो अनुरणन बोलेंगे इस घटना को। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगें की आवृत्ति इकाई की नहीं हो सकती है? इकाई की नहीं हो सकती है साथियों, ए हो जाएगा डीबी, इकाई की नहीं हो सकती है। साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है साथियों, कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट 5 सेकंड बाद उसकी ध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि का चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 580 मीटर होनी चाहिए। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। साथियों यह चैप्टर था फिजिक्स का दूसरा चैप्टर साउंड, ठीक है। इसमें करीब से करीब 95 सवाल था जो कंप्लीट हो गया। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। दोस्तों को शेयर किया, थैंक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।